everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एक और नए चैप्टर के बारे में, जो कि यूजीसी ने जो पेपर 1 है उसकी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, और जिसमें हम बात करने वाले हैं शिक्षण के महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत जल्द से जल्द जुड़ जाइए और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को। पिछले काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरी तबीयत के ऊपर, तो अब बाकी सब कुछ ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण के महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र के बारे में। आज के इस चैप्टर में हमें इस पूरी क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है, शिक्षण सूत्र होता है, कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब टीचिंग प्रिंसिपल किस चीज का नाम होता है, तो शिक्षण के सिद्धांत जो होते हैं उनको कहा जाता है टीचिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ पर हम टीचिंग प्रिंसिपल, माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और रॉबर्ट गेने का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनका 9 चरण का सिद्धांत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो पहली बात है हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो तो हमने जान लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र हैं ये। तो अब पहला क्या है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब आज इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है कि टीचिंग जब हम करते हैं ना, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें हमें याद करके अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो टीचिंग कैसी होनी चाहिए वो बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बात कर क्या होनी चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग से ही आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें ना पढ़ाने लगो। जैसे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं, उनमें पिक्चर्स होते हैं और साथ ही साथ में बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें दी हुई होती हैं ताकि उनका अट्रैक्शन बढ़े। मतलब सिंपल चीज से, लेकिन जैसे जैसे उनकी क्लासेस बड़ी होती जाती हैं तो ये सारी चीजें आपकी क्या होने लगती हैं, पिक्चर्स हट जाती हैं, लेटर्स छोटे हो जाते हैं, फोन साइज छोटी हो जाती है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमेशा सरल से जटिल की ओर हमें जाना चाहिए टीचिंग के दौरान। फ्रॉम नोन टू अननोन, अननोन चीज से अननोन के बारे में आप जानना चाहिए। फ्रॉम सीन टू अनसीन, दृश्य से अदृश्य। मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने देखी है ना, पहले उसको समझाओ। मतलब कोई भी चीज को हमें डिस्प्ले मेथड से समझाना है बच्चे को, तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा कि आप पहले उसे दिखाने के बाद समझाएं, फिर उसको बोले कि हाँ अब कल्पना आप कर सकते हो। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्क्रीट चीज ये होती है, जैसे मैं आपके सामने ये बुक दिखा रही हूँ तो ये दिख रही है, ये कॉन्क्रीट है। अब मैं आपसे बोलूं कि जस्ट इमेजिन कि ये एक बुक है ना, वो बुक नीले रंग की है, उसका पेपर जो है ब्लू कलर का है, तो ये हो जाएगा क्या, मूर्त से अमूर्त, आप कल्पना कर रहे हैं। फिर आ जाता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल मतलब कोई भी चीज बिल्कुल पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि येलो कलर की ये बॉल है, ठीक है, ये येलो कलर की बात पर्टिकुलर हो गया। अब उसे जनरल मतलब खास चीज से आम तक में आपको जाना है। फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले आपको होल को बताना है, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में समझाना, ठीक है, संपूर्ण से अंश की ओर। फिर आते हैं टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो जनरल 2 प्रकार के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। पहला आ जाता है आपका जनरल प्रिंसिपल, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, प्रेरणा का सिद्धांत। हर एक व्यक्ति, चाहे खास हो, चाहे आम हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो गया हो, चाहे वो किसी अच्छे से अच्छे पोस्ट पर हो, हर व्यक्ति को जरूरत किस चीज की पड़ती है, मोटिवेशन की पड़ती है। बिना मोटिवेशन के हम चलिए एक दिन अच्छे रहते हैं, 2 दिन अच्छे रहते हैं, क्योंकि 365 दिन से 365 दिन आपकी जिंदगी के अच्छे नहीं जाते, हमेशा कुछ ना कुछ इशू आपको लगे रहते हैं। तो हर व्यक्ति को मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी जरूरत पड़ती है, किसकी, मोटिवेशन की। तो एक स्टूडेंट को तो पड़ेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चे को हमेशा धीरे धीरे टाइम पर मोटिवेट जरूर करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हो गया। फिर हो गया प्रेरणा का सिद्धांत, 2 बार लिख दिया मैंने। प्रिंसिपल ऑफ
लिंकिंग विथ लाइफ मतलब जीवन से जोड़ने का सिद्धांत बताना है, आप कैसे अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब छोटी छोटी सी जीवन की यूजफुल चीजें जो होते हैं उनसे आपको अपने लाइफ को जोड़ के हुए पढ़ाई करनी है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, आपके जीवन के जो डेफिनेट एम्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको समझना है। ठीक है, कौन कौन से आपके जीवन के लक्ष्य हैं। देखिए, एक बिना लक्ष्य लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो एक इस तरह से काम हो जाता है कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता आपको कहाँ जाना है और बस आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या इस तरह से कहीं पहुंचेंगे? नहीं, आप नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है। तो आपके जीवन का लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने जीवन के जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं उसको समझें। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को आप पहचानें, उसका सिद्धांत होता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत, आपको क्या चीज चुननी है, क्या छोड़ देनी है, उसका सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और तो आपका जरूरी है आपके पास आपका एम हो कि आपको कहाँ जाना है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, विभाजन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, पुनः परीक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है, बार बार क्रिएट करना, उसके बाद पुनः उसको क्रिएट करना। मतलब एक बार कोई चीज बना दी है लेकिन उसके बाद आपने उसमें इंप्रूवमेंट लाए, उसमें नवाचार लेकर आए और उसको फिर से इंप्रूव करने की कोशिश करी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, लोकतांत्रिक व्यवहार। जीवन भारत जो एक देश है वो इसीलिए इतना ज्यादा अच्छा रहने के लिए है क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवहार है। अगर लोकतांत्रिक व्यवहार होता है तो हर व्यक्ति को अपना कुछ कार्य करने की आजादी होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक तरह से किसी तानाशाह के अंदर में हो, है ना। तो लोकतांत्रिक तरीके से बच्चे को और टीचर को दोनों को ही अपनी काम को करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, बच्चा अपनी बात कह सकता है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या? स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेरणा और उसके बाद इंटरेस्ट। देखिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है काम आपको वही करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपसे बिना इंटरेस्ट के कोई काम कराया जा रहा है तो ये तो वही बात हो गई ना कि आपसे आपका दिमाग है क्रिएटिव और आपको पढ़ाने बैठा दिया कि आपको 20-20 घंटे पढ़ाई करके नोट्स बनाने, तो आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका माइंड क्रिएटिव हर सेकंड के लिए नया थॉट देखता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, मनोरंजन का सिद्धांत। समय समय पे आप अपने आप को रिजुविनेट करें। रिजुविनेट का मतलब होता है पुनर्जागृत करें, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो एक सैचुरेशन की स्थिति में आ जाता है। अगर हम कंटिन्यूसली एक ही जैसा काम करते रहेंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा। इसीलिए क्लास का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ एंटरटेनमेंट हो, कुछ गेम्स चलाया जाए ताकि बच्चा जो है वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस करे और ऐसा ना हो कि वो बोर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, रिपीटेशन का मतलब पुनरावृत्ति। हर एक व्यक्ति, हम लोग हों चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, हर एक व्यक्ति को रिपीटेशन की बहुत जरूरत होती है। क्यों होती है? अभी देखना ना, आप जब फाइनल अपने एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी ना, तो जो आप पढ़ चुके हैं वो फिर से आप दोहराओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे याद ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो रिपीटेशन का सिद्धांत होता है पुनरावृत्ति एवं व्यायाम का सिद्धांत। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग को और आपके शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए। और जब शरीर होता है, एक कोट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपना सारा काम अच्छे से कर पाओगे, पढ़ाई लिखाई का भी, है ना। तो ये सारे टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं।
नेक्स्ट सी में आ जाता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में ही, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। हर एक बच्चे के साथ में सिंपैथी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जिस तरीके से आप उन्हें पुनर्वलन करते हैं, मतलब उनको कुछ ऐसा कहते हैं या कहते हैं जिससे उनको शाबाशी टाइप की मिलती है ना, एक पॉजिटिव फीडबैक उन्हें मिलता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंस, इंद्रियों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देना आपको, क्योंकि हमारी जो 6 इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 हमारी कर्म इंद्री और 1 होता है हमारा मन यानी कि माइंड। ये सारी चीजें मिलके ही हम अपने पूरे क्रियाविधि को, गतिविधियों को करते हैं। तो इंद्रियों को किस तरीके से आपको कार्य करवाना है, कार्य में लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग की बात आती है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, रचनात्मकता, आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब माइक्रो टीचिंग की बात कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है? हर एक बच्चा जो बीएड करके आया है वो माइक्रो टीचिंग से काफी वाकिफ होगा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं वो बीएड करके नहीं आए हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये होता है, हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। आप सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या? जब हम टीचिंग के लिए खुद को तैयार करते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग के लिए तैयार करते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं कि छोटी जो पूरी 40 मिनट की क्लास हो उसको हम थोड़े 5 मिनट की क्लास में चेंज कर लें। पहले हम एक प्लान बनाएं, 5 मिनट का प्लान बनाएं, फिर उसे पढ़ाएं, ठीक है, पढ़ाकर देखें, फिर उसका फीडबैक लें। जो भी आपके ही साथ के आपके सहपाठी लोग हैं उनसे आपका फीडबैक आपको मिलेगा कि आपने कैसा पढ़ाया, आपने क्वेश्चंस अच्छे से पूछे, आपने एक्सप्लेन अच्छे से किया या नहीं किया, ठीक है, फीडबैक बनाएं। आप कुछ फीडबैक पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, फिर उसके बाद में रीप्लान करें, अपनी इस पूरी टीचिंग को आप रीप्लान कर लें, फिर उसके बाद फिर से पढ़ाएं। ठीक है, प्लान किया था पहले, पढ़ा दिया, फिर उसके बाद फिर रीप्लान किया, फिर पढ़ा दिया, फिर से फीडबैक लिया। तो जो पहले फीडबैक आया होगा उसके बाद जो फीडबैक आया वो थोड़ा सा पहले के मुताबिक अच्छा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वापस से इस प्रक्रिया होकर आए। तो ये होता है सूक्ष्म शिक्षण। एक्चुअल में स्टूडेंट्स को टीच करने से पहले इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण करना आवश्यक हो जाता है, ताकि एक जो स्टूडेंट टीचर है, मतलब एक व्यक्ति जो टीचर बनना चाहता है, वो अपने आप को क्या समझे, एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ सके, आत्मविश्वास उसके अंदर भर सके। और डिटेल में समझ लेते हैं माइक्रो टीचिंग को। तो माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग। फिर क्या होता है, टीचिंग लर्निंग टीचिंग स्किल, मतलब क्या है, माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर ट्रेनिंग टेक्निक लर्निंग के लिए तरह की स्किल है। इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स एंड हेल्प टू डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। देखिए, बात आ गई ना सामने। जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं वो इस तरह से माइक्रो टीचिंग करके अंदर अपने टीचिंग के एबिलिटीज को इनहेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के। तो सबसे पहले प्लान करा जाता है, मतलब आपको क्या पढ़ाना, आपका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, उसको पढ़िए, पढ़ के आइए, 5 मिनट में आपको क्या क्या डिलीवर करना है उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ाइए, टीच करिए, मतलब पढ़ा दीजिए। फिर ऑब्जर्व कीजिए कि आपने जो पढ़ाया है खुद भी ऑब्जर्व कीजिए, आपके बाकी सारे जो साथ में सहपाठी है उनसे भी ऑब्जर्व करवाइए, अपने कॉलीग से करवाइए, फिर रीप्लान कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद रीटीच कीजिए, वापस से पढ़ाइए, और वापस से पढ़ाने के बाद वापस से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। तो वही प्लान टीचिंग, फिर उसके फीडबैक, फिर उसके बाद रीप्लान और फिर रीफीडबैक, ठीक है ना। तो ये होती है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। प्रोग्राम वाइडली यूज माइक्रो टीचिंग एंड इट इज अ प्रूवन मेथड टू अटेन ग्रॉस इंप्रूवमेंट इन द इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस। मैं आपको बताऊं कि मुझे पिछले 15 से 17 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, लेकिन मैं आज भी आपको के सामने पढ़ाने से पहले एक बार उस चीज को पढ़ती हूँ। क्यों पढ़ती हूँ? क्योंकि कभी भी आप अपने अंदर
इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते ना कि आपको सब कुछ आता है, आपको बहुत अच्छा पढ़ाना आता है। हम मुझसे बहुत अच्छे बेहतर हैं पढ़ाने वाले लोग, लेकिन मैं अपने आप को हर रोज इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए, कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो ये वही काम है, पहले आप पढ़ाइए, अपना फीडबैक लीजिए, अच्छा नहीं है फिर से उसको पढ़ाइए, फिर प्लान कीजिए, इम्प्रूवमेंट हर बार होता रहता है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर और समझ लेते हैं, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग should be the prime quality of a teacher as an innovative method of equipping teachers to be effective. Skills and practice of micro teaching have been implemented मतलब आपको अपनी फुल टाइम टीचिंग के पहले एक माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस करनी चाहिए, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ पाए, आपकी जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है, आपका जो लहजा कम्युनिकेशन है वो बढ़ पाए, है ना, हर चीज आपकी इम्प्रूव हो पाए। सब्जेक्ट नॉलेज तो हो गई। अब बात कर लेते हैं रॉबर्ट गेने के बारे में। तो ये है रॉबर्ट गेने और इनका जो समय है वो है 1916, मतलब 1916 में इनका जन्म हुआ था, 2002 तक ये जीवित रहे। 1940 में शिक्षा के विज्ञान के रूप में इन्होंने काफी सारा काम किया है। शिक्षा के विज्ञान मतलब 1940 से ये एक्टिव हैं और 1965 में इनकी बुक आई थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट इनकी फर्स्ट पब्लिश बुक थी, जिसके बारे में उन्होंने काफी चीजें बताई थी लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, रॉबर्ट गेने के बारे में क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। अब 9 स्टेप ऑफ लर्निंग बताए इन्होंने, 9 चरणीय पद बताए हैं लर्निंग के। सबसे पहले क्या है, गेनिंग अटेंशन। सबसे पहले है होता है कि ध्यान को आकर्षित करना। एक्सपेक्टेशन, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, पुनर्प्राप्ति करना, ठीक है। उसके बाद में रिट्रीवल का मतलब होता है पुनर्प्राप्ति करना। फिर आता है सिलेक्टिव परसेप्शन, चयनात्मक धारणा। फिर आता है सिमेंटिक इनकोडिंग, शिक्षण के मार्गदर्शन प्रदान करना। रिस्पॉन्डिंग यानी कि प्रतिक्रिया देना। रीइंफोर्समेंट मतलब सुदृढ़ीकरण, वही शाबाशी देना। और उसके बाद रिट्रीवल का मतलब फिर से होता है फिर पुनर्प्राप्ति करना, मतलब पहले आपने जो कर लिया उसके बाद फिर से उसको फिर से आप प्राप्त कर लीजिए। फिर आता है जर्नलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण, है ना। तो ये सारे स्टेप्स उन्होंने बताए थे लर्निंग के, किसने, रॉबर्ट गेने ने, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्लास को यही फिनिश करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मनीषा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।